हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी लोगों का फिर से नए लेक्चर में। और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी लंबे समय से बेसिक चीज़ें चल रही थी, तो चूंकि ज़रूरी भी था बेसिक चीज़ें पढ़ाना आप लोगों को, तो अब हम लोग आज से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले तो जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो मैं डिस्कस कर लूँ, ताकि आप लोग भी अपना चेकअप कर लीजिए कि कहाँ पे अभी भी कमी है। क्योंकि मेन इस चैप्टर में फॉर्मूला बनाना ही है। अगर आपको फॉर्मूला बनाने आ गया, समझिए कि आपकी नैया पार हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ पर मैंने इसीलिए 4 से 5 लेक्चर दिए हैं, काफ़ी समय दिया है। आगे अब आपको कतई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ये 4 से 5 लेक्चर बेसिक के अच्छे से देख लिए हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जो हम लोगों का होमवर्क था उसको हम लोग देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। देखिए, ये था आपका होमवर्क ना। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, इसमें तो कई मैंने पहले भी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार सबको हम लोग कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम जो होता है ये +2 में होता है, सबको मालूम है। और क्लोरीन जो होता है वो -1 में होता है। तो यानी इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है। कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, Mg का 1 हो गया और Cl का 2 हो गया। ठीक है, यानी कि इसको जब हम अच्छे से और लिख दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं MgCl2। MgCl2 क्रॉस चेक के लिए मैंने क्या बोला था, यहां चेक कर लीजिए। पॉजिटिव Mg, एक ही Mg के पास +2 होगा। क्लोरीन, एक क्लोरीन के पास -1 होगा, और टोटल 2 क्लोरीन है ना, Cl2 है ना, तो यानी कि कुल टोटल -2 हो जाएगा। तो +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि हमारा फॉर्मूला ये वैलिड है, सही है। ये क्रॉस चेक करने का तरीका होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम तो भैया आपका अभी हुआ +2, और ऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी भी वैलेंसी 2 है और इसकी भी वैलेंसी 2 है। दोनों को आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये बन जाएगा Mg2O2। और हम जानते हैं कि अगर कैंसिल करने वाला हो तो हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये बन गया है आपका MgO2। ठीक है ना। अगर मान के चलिए फॉर्मूला हमारा ऐसे बन रहा है A2B4, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये 2 से 2 2 जा कट जाएगा, ये 1 टाइम ये जाएगा और 2 टाइम ये जाएगा, तो ये मेन फॉर्मूला बन जाएगा AB2 ऐसे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कटने वाला हो, अगर वो सिंप्लीफाई होकर जितना सिंपल में आ सके उतना सिंपल में हम लोग लिखते हैं। क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस के बारे में मैंने बताया था कि क्यूप्रस जो होता है ये +1 में होता है, और जो क्यूप्रिक होता है ये +2 में होता है। तो बताइए क्यूप्रिक क्या हो जाएगा, Cu का +2 हो जाएगा। और सल्फेट क्या होता है, सभी लोग जानते हैं सल्फेट SO4 2-। सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड ये सब 2- होते हैं, बस ऑक्सीजन का अंतर है, और सल्फाइड में तो कोई ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो क्यूप्रिक सल्फेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इसकी वैलेंसी हो गई 2, और सल्फेट की भी वैलेंसी हो गई 2, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ले लो। कॉपर पर भी 2 है और पूरे सल्फेट पर भी 2 है, ये पूरे सल्फेट पर भी 2 है। ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि पूरे सल्फेट के ऊपर जो वैलेंसी है वो 2 है, तो ये 2 से हमने 2 कैंसिल किया, तो ये आपका बन गया CuSO4। ये क्या बन गया, CuSO4। क्यूप्रस सल्फाइड के बारे में बात करते हैं, तो क्यूप्रस क्या हो जाएगा भाई, क्यूप्रस हो जाएगा Cu का +1। और सल्फाइट क्या हो जाएगा, सल्फाइट हो जाता है SO3। सल्फाइट हो जाता है SO3, और 2- तो रहेगा ही रहेगा, तो यानी कि ये 1 और ये 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कॉपर तो 2 है, लेकिन सल्फाइट जो है ये एक ही है, तो चाहो
तो पूरे पर एक लिखो और फिर अगला स्टेप करो, या ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं है। तो ये हो गया आपका क्यूप्रस सल्फाइड। अगला देखिए, अगला है आपका अमोनियम बाइसल्फेट। अमोनियम का क्या होता था, याद कीजिए जरा। तो अमोनियम का होता था NH4 प्लस, NH4 प्लस। और बाइसल्फेट का क्या होता था, तो बाइसल्फेट, सल्फेट का क्या होता है SO4 माइनस, और उसके पहले बाई लगा दो या हाइड्रोजन लगा दो तो वो सेम होता है ना, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, एक H आ जाता है और एक निगेटिव को बैलेंस कर देता है। तो यानी कि एक H आ गया और SO4 के एक निगेटिव को बैलेंस कर दिया, यानी अब इसके पास सिर्फ एक ही निगेटिव बचा है। तो यहां भी +1 है, मतलब यहां भी 1 वैलेंसी है और यहां भी 1 वैलेंसी है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, NH4HSO4। ये इसका फॉर्मूला हो गया अमोनियम बाइसल्फेट, NH4HSO4। तो ये 5 अभी तक क्लियर हो गए। अभी तक आप देख लीजिए कि आपने कहां तक गलती की है। अगर आपने गलती की है तो उसको अभी सुधारिए और फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। एक मिनट, जरा मैं एक चीज चेक कर लूं। जस्ट वेट, आप लोग तब तक चेक कीजिए। ओके, यहाँ वॉल्यूम जो है वो, हाँ ठीक तो आ रहा है वॉल्यूम। आई होप कि वॉल्यूम ठीक आएगा रिकॉर्डिंग के बाद। ठीक है, मुझे वॉल्यूम चेक करना था कि ये सही आ रहा है कि नहीं। ओके, चलिए, एवरीथिंग इज फाइन हेयर। चलिए, तो अमोनियम बाइसल्फेट तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एल्युमिनियम का क्या होता है, Al, और इसके ऊपर होता है +3। और हाइड्रोजन का मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन स्पेशल केस होता है। अगर +1 हुआ तो उसको सिर्फ हाइड्रोजन बोलेंगे, और -1 हुआ अपना इलेक्ट्रॉन वो निकाल देगा और पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगा, तो वहां पे वो हाइड्राइड हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर H- वाले की बात हो रही है। सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया ना। अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 हो जाएगा तो वो हाइड्राइड हो जाएगा। और अगर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया, यानी उसके ऊपर प्लस आ गया, H+ आ गया, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। यानी H+ को हम हाइड्रोजन बोलेंगे और H- को हम हाइड्राइड बोलेंगे। भाई मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। चलिए, तो एल्युमिनियम 3 है और ये 1 है, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि एल्युमिनियम तो 1 ही है और H 3 है। अच्छे से इसको लिख लें, तो यानी कि AlH3। रीचेक करने का तरीका है कि एल्युमिनियम जो है सो +3 एक ही के पास होता है, और हाइड्राइड एक के पास एक माइनस होता है, यानी कि 3 हाइड्राइड के पास -3 हो जाएगा, यानी कि ये बैलेंस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम मैंगनेट। तो एल्युमिनियम क्या होता है, Al+3। और मैंगनेट क्या होता है, तो मैंगनेट आपका होता था MnO4 2-। अच्छा, पर मैंगनेट क्या होता था, रिकॉल कीजिए। पर मैंगनेट होता था जब एक माइनस हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिला जुला के जब आप याद करेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कितना अच्छा, और ये बन जाएगा आपका एल्युमिनियम के ऊपर 2। अच्छा, Al के ऊपर आप सोचते होंगे कि Al के ऊपर हम ऐसा क्यों नहीं लगा रहे हैं, जबकि ये दो शब्द है ना Al। लेकिन Al जो है एक ही एटम है। एल्युमिनियम का सिंबल जो होता है वो Al ही होता है, जो कि एक ही एटम का सिंबल है, इसीलिए हम ऐसा नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ Al लिख देते हैं। एल्युमिनियम 2 और मैंगनेट MnO4, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 3।
क्योंकि अब यहां पे दो एटम आ गए, एक Mn आ गया और एक O आ गया ऑक्सीजन, तो हमें अब ये पूरा लगाना पड़ेगा। अच्छा आप मुझे बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जरा काउंट करके रखिए, ठीक है। ये सवाल खत्म होने के बाद मैं अगला सवाल वहीं कराने वाला हूं। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, देखिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का, एल्यूमिनियम का तो वहीं Al+3 हो गया। और फॉस्फाइड क्या होता है, तो फॉस्फाइड, फॉस्फाइट, फॉस्फेट, ये सब 3- होते हैं, लेकिन फॉस्फाइड जो होता है ये PO3 होता है। क्या होता है, PO3 और 3-। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तीनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा Al3PO3, PO3 का होल 3 मतलब Al3, और ये PO3 का होल 3, लेकिन ये 3 तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये बच गया AlPO3। तो AlPO3 इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फाइड। मैं बात कर रहा हूं फेरस साइनाइड की। हाँ, फेरस में भी एक बात ध्यान रखना होगा कि फेरस है तो +2 होगा, फेरिक है तो +3 होगा, तो यानी कि आयरन यहां पे +2 वाला होगा, और साइनाइड Cn- होता है, -1 होता है, मतलब Cn-1, तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Fe तो 1 ही रहेगा लेकिन Cn 2 हो जाएंगे। अब चूंकि कार्बन और नाइट्रोजन अलग अलग एटम है इसलिए हमें पूरे पर 2 लिखना पड़ेगा। लिथियम नाइट्राइड क्या है बताइए, तो लिथियम होता है Li+1, और नाइट्राइड, नाइट्राइड जो होता है वो सिर्फ N वाला होता है और -3 होता है। जो भी आइड वाले होंगे ना, जैसे सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, वो सिर्फ अपना सिंगल एलिमेंट के साथ आएंगे, और बाकी ITE वाले और ATE वाले वो अपना ऑक्सीजन के साथ आएंगे। और नाइट्रोजन में एक और बात ध्यान रखनी है कि आइड वाला -3 होता है, लेकिन जब हम ITE और ATE करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आपका -3 नहीं होता बल्कि वो -1 हो जाता है। क्या हो जाता है, वो -1 हो जाता है, नाइट्राइड और नाइट्रेट। तो लिथियम नाइट्राइड की यहां बात हो रही है, तो लिथियम नाइट्राइड में अगर हम बात करें तो 1 है और ये 3 है, यानी इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये लिथियम तो 3 आएंगे लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ अकेला आएगा। ये हो गया आपका लिथियम नाइट्राइड, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा था कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम बोल दिया जाए कि बताओ भैया इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे मैं इसी में बोलूं इसका नंबर ऑफ एटम टोटल कितने हैं बताइए, तो एक तो Fe है, Fe कितना है, एक एटम है। कार्बन कितने हैं, कार्बन एक्चुअल में 2 हैं, और नाइट्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि ये पूरे Cn पे 2 टाइम्स किया गया है, ठीक है ना। यानी कि कार्बन भी 2 है और नाइट्रोजन भी 2 है। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं और हमें उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स फॉर्मूले के आधार पर करना होता है ना, तो हम यहां नीचे करते हैं, लेकिन जब आप लोग बैलेंसी सीखोगे तो बैलेंसी करने के लिए जब एटम को बराबर किया जाता है तो वो यहां पे किया जाता है, यहां पे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी होगी, बैलेंसी के समय में फिर से एक बार याद करवा दूंगा आपको। तो ये बात समझ में आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 5 हो गए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, मैं ये पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। देखिए एल्युमिनियम टोटल 2 है, एल्युमिनियम टोटल कितने हैं, 2। Mn कितना है, Mn कितना है भाई, तो Mn टोटल 3 है। और ऑक्सीजन टोटल कितना है, तो ऑक्सीजन अंदर था तो खुद 4 था, लेकिन अब खुद वो 3 टाइम्स हो गया है, यानी कि अब वो खुद 12 हो गया है। तो ऑक्सीजन यहां पे कुल टोटल 12 है, Mn जो है वो 3 है, और एल्युमिनियम जो है वो 2 है। तो कुल टोटल कितने हो गए, 3 to 5 and 12, दैट विल बी इक्वल टू द 17। क्या बात समझ में आई, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 17 है। कभी ऐसा भी सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, अच्छा एक चीज आती है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है।
इसको मैं लिखवा नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं, आप चाहें तो अपना लिख लीजिएगा और अपना देख लीजिएगा। क्लास 9th 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है। बहुत सिंपल शब्द में समझिए कि अगर हमने एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, बदलना है, और जब हमने उसको बदला तो उसकी अब नई प्रॉपर्टीज आ गई, वो एक नया सब्सटेंस बन गया। जैसे हमने दूध से दही जमा दिया, तो अब दही एक नई चीज है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो ये कहलाएगी केमिकल चेंज। ठीक है ना। और इसमें एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि दही से फिर से हम दूध नहीं बना सकते, मतलब केमिकल चेंज में हम फिर से वापस नहीं आ सकते। अगर 100% वो केमिकल चेंज हो रहा है तो हम फिर से वापस नहीं आ सकते हैं। और फिजिकल चेंज होता है कि हम उसका सिर्फ शेप बदल देते हैं, उसका साइज बदल देते हैं, उसका मास वॉल्यूम बदल सकते हैं, लेकिन उसको एक नए सब्सटेंस में नहीं बदल सकते। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है, उसको 10 टुकड़े काट दो, एक बड़े लकड़ी के टुकड़े को 10 छोटे छोटे टुकड़े में काट दो, है तो अभी वो लकड़ी। एक कागज का टुकड़ा लो, उसको 10 भाग में काट दो, फाड़ दो, तो वो है तो अभी भी कागज है, प्रॉपर्टी तो उसके अंदर कागज की ही है। उस लकड़ी के अंदर पहले एक बड़ी लकड़ी थी तो भी लकड़ी की ही प्रॉपर्टी थी, और अभी भी लकड़ी की है। लेकिन जब उसी को हम जला देंगे, जब उसको हम राख बना देंगे, तो अब राख से ना तो हम लकड़ी वापस प्राप्त कर सकते हैं, और राख की एक अलग प्रॉपर्टी हो गई कागज से। कागज की प्रॉपर्टी अलग है, राख की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में यही बेसिक डिफरेंस है। फिजिकल चेंज में हम लोग रिवर्स मार सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। केमिकल चेंज में हम लोग रिवर्स नहीं मार सकते हैं, पीछे फिर से हम लोग जो हमारा मेन सब्सटेंस था उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी मेन सब्सटेंस से, पुराने मटेरियल से। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका केमिकल चेंजमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। यानी कि हम हर जगह यहाँ पर केमिकल चेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराएंगे, कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसकी नई प्रॉपर्टी होगी, और लाभ 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 बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर को अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर स्टार्ट से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक, अगर आपको फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी आप ऐसा कीजिए कि 1 से 2 दिन वेट कीजिए, 1 से 2 दिन पहले फॉर्मूला बनाने पर पूरा कमांड कीजिए, दोबारा लेक्चर को देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन पूरा परफेक्ट हो जाइए। उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है ना। वरना आपको हर जगह ऐसा फील होगा कि मुझे रटना होगा। बात समझ गए। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे रटना पड़ेगा, तो इसीलिए वो रटना ना हो आपको, इसलिए आप फॉर्मूला बनाने पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको आगे रटने वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि ये होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है ये देखिए। ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बने, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कहा, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया और H2O लिक्विड बना दिया, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसमें कि रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट बन गया जो कि नया सब्सटेंस बना नई प्रॉपर्टी के साथ। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि यहां पर रिएक्शन हो गया, केमिकल का रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन एक केमिकल था, ऑक्सीजन एक केमिकल था, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया। इक्वेशन बोलते हैं जब इसी 2 से 3 लाइन की बात को, इसको अगर 2 से 3 लाइन हम बोलेंगे ना कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन गैस, देन H2O लिक्विड इज फॉर्म्ड एंड फलाना ठिकाना टेम्परेचर प्रेशर ये सब मेंशन करेंगे।
तो इन सारी बात को हम एलिमेंट फॉर्मूला के रूप में जब हम लिख देते हैं शॉर्ट में जब इस सारी बातों को हम एक लाइन में लिख देते हैं तो उसको कहते हैं कि हमने उसका इक्वेशन लिख दिया। उस केमिकल प्रोसेस जो हो रहा था उस प्रोसेस का हमने इक्वेशन लिख दिया। मतलब कि अब हमने क्या किया, अब हमने सिर्फ ये लिख दिया कि H2 प्लस O2 और यहां मेंशन कर दिया कि ये गैस था और ये जाकर H2O बन गया जो कि एक लिक्विड है, और यहाँ पे जो भी हमें टेम्परेचर और जो भी हमें प्रेशर मेंशन करना होगा वो कर देंगे। बस ये शॉर्ट में हमने लिख दिया एक केमिकल 2 से 3 या 4 लाइन की केमिकल रिएक्शन के टेक्स्ट को हमने एक शॉर्ट में फॉर्मूला और एलिमेंट की मदद से लिख दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, कि हमने एक इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको लिख दिया। ठीक है ना। तो सारी बातों को एक एक करके लिखते हैं, नोट करते चलिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? नोट कीजिए, द प्रोसेस in which new substances with new properties are formed is called chemical reaction। ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बने नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एक और फॉर्मूला आप लोग नीचे लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, अगर मन हो तो आप लोग लिख लीजिएगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में नए सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तो इस केमिकल रिएक्शन का अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे हम H2 हाइड्रोजन गैस लें और ऑक्सीजन गैस लें, ठीक है ना, और उसके बाद हम क्या करें, इस दोनों को मिलने से H2O बनता है, ये बात हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब यहां पर कुछ बातें दिमाग में रखिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से। H2 को हम लोग हाइड्रोजन गैस बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस बोलेंगे, या सिर्फ हाइड्रोजन भी अगर हम बोलेंगे तो भी ये माना जाएगा कि वो गैस ही है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ हमने हाइड्रोजन लिख दिया तो आप सोचोगे अरे ये हाइड्रोजन अब लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है कि कुछ और है, क्या है ये। अरे भैया, हाइड्रोजन गैस ही के फॉर्मेट में होगा। अगर उतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट होगी ना कि आपको सॉलिड के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में बात किया जाएगा तो मेंशन किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट H2 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन ही है। ठीक है ना। आपको अगर आपको अपने फादर का नाम बताना होता है तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो ना कि माय फादर नेम इज फलाना, उसके बाद ये तो नहीं कहना पड़ता ना कि एंड ही इज ए मेल। अंडरस्टूड है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस है, तो सिर्फ अगर हाइड्रोजन भी कहीं लिखा है तो आपको H2 ही लिखना है और G लिखना है। ये मत सोचिएगा कि वहां सिर्फ हम H लिख दें, हाइड्रोजन लिखा है यानी हम सिर्फ H लिख दें। अगर हाइड्रोजन एटम लिखा है कि हाइड्रोजन एटम बताओ, तब आप H लिखेंगे। और अगर हाइड्रोजन एटम लिखा है तो आप सिर्फ H लिखेंगे। अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है यानी वो हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है जो कि H2 में एग्जिस्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो इसीलिए वहां पे आपको H2 ही लिखना पड़ेगा। सेम वही काम ऑक्सीजन के साथ। अगर ऑक्सीजन गैस लिखा है तब तो अच्छी बात है, हम वहां O2 लिख डालेंगे, या सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है
तो भी हम क्या कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये O2 की ही बात हो रही है। अगर ऑक्सीजन एटम लिखा है तब समझिए कि O की बात हो रही है। बात क्लियर? और ये आपका H2O है जिसको कि हम लोग वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये भी बात आप लोग जानते ही होंगे कि तीर के इधर की तरफ जो चीजें होती हैं इन सबको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर वाली सारी चीजों को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट दो ही हो सकता है रिएक्टेंट एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो। प्रोडक्ट भी कितने भी बन सकते हैं, एक, दो, तीन, चार। लेकिन इस तीर के निशान के इधर जो चीजें होंगी उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और इधर की तरफ जो होंगी उनको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीजें रिएक्शन टेक्स प्लेस होती हैं, रिएक्शन के समय जो जाती हैं, वो सारे रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्शन होने के लिए कौन कौन सी सारी चीजें जा रही हैं, H2 जा रहा है, O2 जा रहा है, तो ये सारे रिएक्टेंट हैं। और रिएक्शन के बाद जो चीजें बनती हैं, फॉर्म्ड होती हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले लेता हूं, और दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी में आपके एक एक्टिविटी है, एग्जांपल भी है। इसको एग्जांपल नंबर 2 कर लीजिए। क्या हुआ एक्टिविटी कि हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको नीट एंड क्लीन किया। क्लीन क्यों करना होता है? इसलिए करना होता है क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर जैसे कि लोहे के ऊपर क्या होता है ना, जंग लग जाती है ना, तो हो सकता है रिबन के ऊपर भी हवा से O2 कैप्चर किया हो और कुछ जंग लग गया हो, कुछ टाइप का उस पे उसके ऊपर कोटेड हो गया हो। तो उसी को हटाने के लिए और प्योर मैग्नीशियम का रिबन हमें मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको साफ कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको हम जलाते हैं। तो मैग्नीशियम को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड के फॉर्म में होगा, रिबन के फॉर्म में या जैसा भी हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे। और जलाने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए हमें इन्वायरमेंट से। तो हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया, और इन दोनों को हमने क्या किया, रिएक्ट किया। और इनको मतलब हम यहाँ पर बर्न करना है मैग्नीशियम को। तो इनको जब हम बर्न करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक प्रोडक्ट, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सॉलिड होता है, ठीक है ना। ये आपका व्हाइट कलर का व्हाइट पाउडर होता है। ये व्हाइट पाउडर पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। कोई भी चीज रिएक्शन के बाद अगर नीचे बैठ जाती है सॉलिड फॉर्मेट में, हमें मिलती है कोई भी चीज, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी, नॉट पावर पॉइंट। कंप्यूटर वाला पावर पॉइंट मत समझ लीजिएगा इसको। तो ये है आपका व्हाइट पाउडर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे, इसको जब हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ गए? यहां पे एक नोट कर लीजिएगा, एक बात नोट करके लिख लीजिएगा कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये बर्न होता है विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कहने का मतलब है, डेजलिंग का मतलब होता है जैसे बहुत ही चकाचौंध जैसा चीजें नहीं हो जाती, जैसे आप लोगों ने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, तो उस पे आंख गड़ती नहीं है, हमारी आंख उस पे आप मतलब उसको देख नहीं सकते हो। तो वैसे ही इसकी भी लाइट होती है, जब रिबन को जलाया जाता है ना तो आप उस पे देख नहीं सकते हो बिल्कुल। अ, आंख जो है सो नहीं कहते अपने देसी भाषा में, चौंधिया जाएगा। तो वैसे ही आपकी आंखें जो है ना वो चौंधिया जाएगी, आप देख नहीं पाओगे सही से, ठीक है ना। और उसका फ्लेम जो होगा, ये येलो कलर का नहीं होगा या रेड कलर का, वो व्हाइट कलर का होगा। कैसा फ्लेम होगा, व्हाइट कलर का। ये भी एक बार पूछा गया था एनटीएससी के एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने दो एग्जाम्पल देख लिए, और इन दो एग्जाम्पल से अब समझ में आपको आ गया होगा कि एक्चुअल में रिए होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, एक बार ये भी लिख लीजिए कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। अगर कोई एग्जामिनर पूछ दे तो बताना तो बनता है ना भाई। तो लिख लीजिए जरा, रिएक्टेंट
क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले रिएक्टेंट लिखिए। द सब्सटेंस विच टेक प्लेस लिखिए, विच टेक प्लेस या टेक पार्ट, सॉरी काट लीजिएगा, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, भागीदारी लेता है, ठीक है ना। तो भागीदारी कौन कौन ले रहा है, मैग्नीशियम ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, यहीं तो जा रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। और प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है द सब्सटेंस या द न्यू सब्सटेंस, ऐसे लिख लीजिए, द न्यू सब्सटेंस प्रोडक्शन या फॉर्म्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस का जो प्रोडक्शन होता है, द न्यू सब्सटेंस प्रोडक्शन इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। तो ये लिखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, हो सकता है छोटे एक दो नंबर में पूछ लें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमें केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये भी एक बात समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि होता क्या है केमिकल इक्वेशन। मैंने अभी बताया ना केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कि शॉर्ट फॉर्म में लिख डालो उसी बात को, जो कि केमिकल रिएक्शन जो है प्रोसेस, जो कि 4-5 लाइन में लिखा गया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में अपने एक लाइन में लिख डालोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड एटम मॉलिक्यूल, तो उसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो शॉर्ट मेथड टू राइट short method to write chemical reaction in terms of symbols and formula। सिंबल का मतलब है कि जैसे कि गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि एक्वस है, उसके बारे में बात हो रही है। ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। शॉर्ट मेथड टू राइट केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो सबसे शॉर्ट मेथड होता है, जो कि सिंबल और फॉर्मूले की मदद से हम लोग लिखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबल और फॉर्मूला उसका हमने लिख दिया, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल पहले लिखते हैं और उसके बाद हम आगे की चीज समझते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग भी लिखिए। मान के चलिए ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल नंबर 3 है, या केमिकल इक्वेशन के बाद ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही एग्जाम्पल लिखिए कि जिंक एक सॉलिड है और इसके रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4। क्या होता है H2SO4? सभी लोग जानते होंगे, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका एक्वस है और डाइल्यूटेड भी है।
अभी मैं सब कुछ ये शॉर्ट फॉर्म का आपको बताऊंगा कि क्या होता है, AQ का मतलब क्या होता है, DIL का क्या होता है। इसको हमने जब ये रिएक्शन हुआ तो ये बन गया ZnSO4 एक्वस में जो सॉल्यूशन था प्लस H2 गैस प्लस हीट। अब समझिएगा यहां ये हीट है, HEAT हीट है ये, ठीक है। अब ध्यान से जरा समझिएगा, यहां पे मैं कुछ अलग चीज समझाने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास जिंक था, इस इक्वेशन से देखिए मैं कितनी सारी चीजें अब निकाल रहा हूं। हमारे पास जिंक था, जिंक सॉलिड होगा, छोटे छोटे टुकड़े होंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड था, हमने एक वीकर लिया, हमने उस वीकर में क्या किया, उस वीकर में हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब जब हमने उसमें छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल दिए, जो कि H2SO4 जो था वो डाइल्यूटेड था, मतलब कि उसमें पानी की मात्रा थी, ज्यादा थी पानी की मात्रा, ज्यादा हेवी एसिड नहीं था। तो वो रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद जो SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस जुड़ा हुआ था, वो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया, वो हाइड्रोजन गैस निकल गया, और SO4 के साथ ये जिंक आकर बैठ गया। और जो वीकर है वो भी थोड़ी सी गर्म हो गई है, क्योंकि हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस रिएक्शन में कितनी सारी चीजें हो रही हैं, जरा ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हो गई भाई। हीट निकला, पहले तो हीट नहीं था, तो हीट का निकलना एक नई बात हम लोगों ने जानी। हाइड्रोजन पहले सल्फेट के साथ कितना खुश था, जिंक आया मार के भगा दिया उसको, और खुद सल्फेट के साथ बैठ गया। बेवफाई वाली बात हो गई है कि सल्फेट पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब जिंक के साथ आ गया। या यूं कहें कि जिंक ज्यादा ताकतवर है, तो उसने सल्फेट को अपनी तरफ खींच लिया, हाइड्रोजन को चल निकल यहां से। तो ये दूसरी चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो पहले जो था जिंक का H2SO4 का, ये कुछ कलर रहा होगा, लेकिन जो ये ZnSO4 बनता है ना, ये जो ZnSO4 ये बिल्कुल कलरलेस बनता है। ये जिंक सल्फेट है आपका, ये है आपका जिंक सल्फेट। आई थिंक इसको अब नाम लिखना कोई मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं जिंक +2 में एग्जिस्ट करता है जनरली, और SO4 इज सल्फेट जो कि -2 में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ZnSO4 बना, जिसको हम लोग जिंक सल्फेट बोलेंगे। और ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो पहले उसका कुछ कलर रहा होगा, लेकिन अब तो कलर भी चेंज हो गया। तो यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ऐसी कई तरीके की चीजें हो सकती हैं। हमने पहले देखा कि मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक पीपीटी बन गया था, प्रेसिपिटेट जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉलिड टाइप की चीज बन गई थी। तो यानी कि रिएक्शन होगा तो कई तरीके की प्रॉपर्टी निकल के आएंगी। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती हैं, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कई सारी चीजें होंगी। टेम्परेचर का घटना बढ़ना हो सकता है, कलर में चेंजमेंट हो सकता है, गैस का निकलना हो सकता है, सॉलिड मतलब कि पीपीटी प्रेसिपिटेट का बनना हो सकता है। ये आप लोगों ने देखा कि H2 और O2 जो कि गैस था, और जब प्रोडक्ट बना तो लिक्विड यानी H2O बन गया। तो यानी कि स्टेट में चेंजमेंट भी हो सकता है। तो यानी कि इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो होती तो बहुत सारी हैं, और भी इसके अलावा कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि हायर लेवल पर आप लोग सीखेंगे, लेकिन मेनली जो होती है वो 5 होती हैं, जिस 5 को हम लोग यहां पे अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारी बातें लिख लें, कि ये AQ का मतलब क्या होता है और DL का मतलब क्या होता है। इन सारी बातों को जरा लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पेज देखिए, अगर कहीं एस लिखा है, ब्रैकेट में ऐसे लिखा होगा ना, तो इसका मतलब है ये सॉलिड है। अगर कहीं L लिखा है, इसका मतलब है ये लिक्विड है।
मतलब कि वो जो एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है, एटम है, वो क्या है, वो लिक्विड स्टेट में है। और अगर जी लिखा है यानी कि वो चीज जो है वो गैस स्टेट में है। अच्छा, अगर एक्यू लिखा है तो एक्यू का मतलब होता है एक्वस। क्या मतलब होता है? एक्वस। इट मीन्स का मतलब होता है, इट मीन्स इसका मतलब होता है कि कुछ है, मतलब समथिंग इज डिजोल्व्ड। डिजोल्व का मतलब कि घुलाया गया है, रखा गया है। इन वाटर मतलब कुछ है जो कि वाटर में रखा गया है या किसी लिक्विड में रखा गया है। जनरली हम लोग वाटर ही यूज करते हैं या कोई लिक्विड भी हो सकता है। तो एक्वस का मतलब ये होता है। एक्वस जनरली वाटर के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो यानी कि कुछ है जिसको कि वाटर या लिक्विड में रखा गया है, कोई एलिमेंट या किसी भी मटेरियल को, तो हम लोग वहां पर एक्वस मेंटेन करें लिखेंगे। अगर लिखा गया है CON, या ऐसे भी लिखा जाएगा CONS एस, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। का क्या मतलब होता है कि वो जो आ, हमारा जो केमिकल है वो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। इसका मतलब होता है, इट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर जो है, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, या ये भी कर सकते हैं है ही नहीं, या नो वाटर, या उसमें पानी है ही नहीं, बहुत कंसंट्रेटेड है। ठीक है ना? यानी कि पानी की मात्रा कम है और उस ओरिजिनल सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा है। ठीक है? और अगर डाइल्यूटेड लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो सब्सटेंस है ये है डाइल्यूटेड। यानी कि इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज्यादा है। अमाउंट ऑफ वाटर जो है इज मोर। मतलब जैसे देखिए शरबत हम बनाते हैं ना, तो मान के चलिए शरबत है, हमने पानी की मात्रा ज्यादा कर दी और चीनी की मात्रा कम रखी, तो वो डाइल्यूटेड कहेंगे। और हमने पानी की मात्रा कम रखी और उसमें भर भर के चीनी डाले जा रहे हैं, जितना हो सके उतना हम चीनी उसमें मिला दें, जितना पॉसिबल हो सके, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। बात समझ गए? जैसे जिलेबी जिसमें बनती है वो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन जो हम लोग शरबत पीते हैं वो डाइल्यूटेड टाइप है। बात समझ गए ना? तो इस टाइप से आप ये याद रख सकते हैं। अब आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नया हेडिंग, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका सिंपल। स्पेलिंग मैंने सही लिखी है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज अब देखने वाले हैं। इसको अच्छे से हेडिंग डालिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ऊपर एक बेहतरीन तरीके से इसको हेडिंग डालिएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसमें पहला आप लोग लिखिए। पहला है, जैसे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है गैस का इवोल्यूशन हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। या दूसरा हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपी, पहले ये पी आई, प्रेसिपिटेट, ये सही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसको शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं, ये आई है। ठीक है ना? आई है ये। यानी कि पीपीटी भी बन सकता है, गैस भी निकल सकता है, कलर में चेंजमेंट हो सकता है, टेम्परेचर में चेंजमेंट हो सकता है, चेंज इन कलर, रिएक्टेंट का कलर कुछ और है, प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो जाएगा। या चेंज इन टेम्परेचर,
पहले टेम्परेचर कुछ और था, अब टेम्परेचर कुछ और हो गया। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है, ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर सिर्फ बढ़ेगा ही, घट भी सकता है। और ये भी हो सकता है कि स्टेट में चेंज हो जाए, जैसे पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो जाए, या लिक्विड था गैस हो जाए। चेंज इन स्टेट। लाइट कट गई, ओके। तो स्टेट में भी चेंजमेंट हो सकता है, तो गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, पीपीटी बन सकता है, कलर में चेंजमेंट हो सकता है, टेम्परेचर में चेंजमेंट हो सकता है, स्टेट में चेंजमेंट हो सकता है। इनमें से जब भी रिएक्शन होगा तो इनमें से कोई एक चीज भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, सारी भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा या दो ही होगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। अगर कभी भी एग्जाम में आए कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको क्या करना है कि आपको ये लिखना है और इन सबको एक एक एग्जाम्पल के साथ लिखना है। कि जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो वो H2 वाला डाल दीजिएगा, जिसमें हम जिंक और H2SO4 डाल रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मतलब सारे टाइप्स का एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि हाँ इस एग्जाम्पल में ये बन रहा है, इस एग्जाम्पल में ये बन रहा है। तो आपको एक एक एग्जाम्पल याद रहेगी, तो सब में एक एक एग्जाम्पल दे दोगे। अगर 5 नंबर का है तो आपको 5 में पूरे 5 नंबर आराम से मिलेंगे, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से एक एक याद कर लीजिएगा, या चैप्टर इंड होते होते ना आपको खुद याद हो जाएंगे 8-10 रिएक्शन, खुद आपको समझ में आ जाएंगे, तो आप आराम से लिख दोगे। मैं एक एक दो दो करवाते चलता हूं, ठीक है ना, एक एक करते चलते हैं ताकि आप भी नोट करते चलिए। चलिए, जैसे हम लोग पहला देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, गैस का इवोल्यूशन हम लोग पहले देख चुके हैं। एक गैस का इवोल्यूशन एक तो हम लोग देख ही चुके हैं। चलिए, एक और हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और। अच्छा, ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने हैं, इसमें से कोई भी एक याद कर लीजिएगा। दो तीन मैं एक तो पहले बता दिया, एक और बता देता हूं। कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी आप एक लिख दीजिएगा एग्जाम में। जैसे देखिए, एक मैं लिख रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता दूं सारे, सिर्फ एक कोई भी जो आपको इजी लगे याद कर लीजिएगा। ये है FeS, इसका नाम है, इसका नाम आप लोग खुद से लिख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एस है, यानी कि ये सल्फाइड है। और सल्फाइड जो है ये हमेशा -2 में एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि एक -2 में एग्जिस्ट करेगा, तो यानी कि इसको भी तो +2 होना पड़ेगा। तो जब +2 होना पड़ेगा तो ये आयरन फेरस है या फेरिक है, ये बात आपको खुद समझ में आ जानी चाहिए। ये आयरन क्या है, ये है फेरस, और ये नीचे वाला तो सल्फाइड है ही। तो ये हो गया फेरस सल्फाइड। अब समझ में आ रहा है ना कि कितना इंपॉर्टेंट था वो पीछे हम लोगों को सीखना। इसकी रिएक्शन जब हम फिर से H2SO4 से करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये जो सल्फर है ये हाइड्रोजन के साथ आ जाता है, और जो Fe है ये SO4 के साथ आ जाता है। इस टाइप का रिएक्शन ये बन जाता है, ये H2S हो जाता है। H2S का नाम क्या हो जाएगा बताइए, दिस इज द हाइड्रोजन सल्फाइड। ये है, ये गैस है, ठीक है ना, ये गैस का इवोल्यूशन है। गैस का इवोल्यूशन हम ऐसे दिखा देते हैं कि ऊपर की तरफ उड़ गया, ठीक है ना, HYDROGEN, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको ऐसे लिखते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, FIDE लिखते हैं। इसका जो स्मेल होता है ना, स्मेल, ये स्मेल होता है, स्मेल या स्मेल को एक और क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ODOUR होता है कि आर होता है, या ODOUR होता है। इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, एक बार देख लीजिएगा। स्मेल बोलो या ऑर्डर बोलो, ये तो ये जो होता है ना, ये तरे हुए अंडे की तरह बदबू करता है। तो स्मेल लाइक रोटेन एग्स, तरे हुए अंडे की तरह यह बदबू करता है।
तो ये भी एक गैस है, जैसे ही रिएक्शन होता है ये निकल जाता है। तो ये रिएक्शन मुझे बताने का मेन मकसद ये था कि ये आपको याद रहे, क्योंकि एक बार ये एनटीएसए में पूछा गया था कि विच गैस इज स्मेल लाइक रोटन एग्स। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। और पहले वाला एक था ही, तो आप दोनों में से कोई भी लिख लीजिएगा। पीपीटी का बनना, बी वाला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो पीपीटी का बनना हम लोग देख लेते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास भी एक दो एग्जाम्पल हैं, मैं उसी को लिख देता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक कोई छोटा देखकर आपको याद कर लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। जैसे देखिए PbNO3, मैं एक बड़ा ही लिख रहा हूं, PbNO3 होल ट्वाइस, ये एक्वस में पहले था। इसका नाम देखिए, ये Pb क्या होता है, लीड होता है, और NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। तो इसका नाम तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि दिस इज द लीड नाइट्रेट। ये क्या है, लीड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, जो कि एक एक्वस ही होता है। एक्वस का मतलब है कि ये भी किसी मतलब कि पानी होनी में घुला हुआ है, और ये भी पानी होनी में घुला हुआ है, दोनों लिक्विड स्टेट में है, और दोनों को हम आपस में मिला रहे हैं। तो क्या होगा, ये बन जाएगा PbI2, और यही PbI2 पीपीटी बन जाता है, येलो कलर का ये पीपीटी बन जाता है, येलो पीपीटी। और जैसे गैस को ऊपर ऐसे करके दिखाते थे कि ऊपर उड़ गया, तो पीपीटी को हम ऐसे दिखाते हैं कि ये नीचे बैठ गया। ये दो सिंबल भी याद रखिएगा। गैस को अगर दिखाना होगा तो ऊपर दिखा देंगे कि ये उड़ गया, और पीपीटी को दिखाना हो तो नीचे से दिखा देंगे। और जो बच गए पोटेशियम और ये नाइट्रेट, इसको अलग लिख लेते हैं, KNO3। ठीक है, तो ये अलग आ गया फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, या रहने देते हैं, कलर का देख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा देखिए, जब आप किताब पढ़ेंगे ना, कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक होगी, तो हो सकता है उसमें उसने एक दो चीजों को खूब डिटेल में बताया हो। जैसे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में एक कोई केमिकल रिएक्शन को उसने खूब डिटेल में समझाया हो, और बताया हो कि देखो ये पीपीटी बन गया ऐसे ऐसे करके, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इजी लगे तो आप उसी को नोट कर लीजिएगा, और अगर कभी भी एग्जाम में आए कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का कोई एग्जाम्पल दे दो हमें, तो वो दे दीजिएगा। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैं चैप्टर के लास्ट लास्ट तक आपके पास कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो भी आपको मन हो वो आप दे दीजिएगा एग्जाम में। मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हाँ देखो, ये एक ऐसा केमिकल है जिसमें पीपीटी बन गया। अब आपको याद नहीं करना है ये रिएक्शन पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा। अभी आगे और भी छोटे छोटे आएंगे, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कलर में चेंजमेंट देखिए, कलर का चेंजमेंट मेरे पास दो एग्जाम्पल हैं। छोटा वाला पहले करवा देता हूं। देखिए, एक क्लोरीन होता है Cl2, और एक होता है पोटेशियम आयोडाइड। इसको आप लोग याद कर सकते हैं कलर के लिए। इसकी जब दोनों की रिएक्शन होती है ना, तो I2 बनता है, और उसके बाद बचा हुआ KCl जो है सो इधर आ जाता है। ये जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं दोनों। ये मैंने 2 क्यों लिखा, हटाइए, यहाँ भी बैलेंस तो हम लोग कर नहीं रहे। ये कलरलेस होता है, और ये जो होता है ये ब्राउन कलर होता है। तो देखिए कलर में चेंजमेंट आ गया ना, पहले इन दोनों का कोई कलर नहीं था, अब इन दोनों का कलर हो गया। बात समझ गए? तो ऐसे चेंज इन कलर इस टाइप का एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल चेंज इन कलर में देख लीजिए। सिंदूर आप लोग जानते हैं क्या होता है? अरे जो शादी होती है भैया, और जो सिंदूर डाला जाता है, उसी का फॉर्मूला होता है Pb3O4। इसको हम लोग बोलते हैं रेड लीड, रेड कलर का लीड। ठीक है ना, जिसको कि साधारण भाषा में सिंदूर बोला जाता है। ये लाल कलर का होता है, लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं, हीट करने का सिंबल ऐसे होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा कि दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग। ऐसा अगर कहीं लिखा हो, इसका मतलब हम हीट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, PbO4,
ओ में बदल जाता है और ये होता है आपका येलो कलर का। और उसके बाद O2 जो कि गैस है, हवा में उड़ गया, निकल गया, तो ये बनता है आपका। ठीक है ना। तो ये भी आपका देखिए कलर में चेंजमेंट हो गया। तो कलर का चेंजमेंट का एक और एग्जांपल हो गया। ठीक है ना। सिंदूर पहले रेड कलर का था, बाद में येलो कलर हो गया। कई लोगों का सपना होता है ना शादी का, कई लोगों का क्या, सबका होता है, कुछ लोगों का ज्यादा होता है। और शादी तभी हो पाएगी जब पढ़ाई करोगे, वरना आज के ज़माने में भैया बहुत मुश्किल काम है। कोई भी लड़की का बाप आपको ऐसे लड़की नहीं देने वाला। ठीक है ना। तो पढ़ाई कीजिए आप लोग। आज के समय में तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब यह हालांकि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये, लड़के निगलेक्ट कर रहे हैं लड़कियों को जो लड़कियां नहीं पढ़ी हुई हैं। मतलब, और ये अच्छी बात भी है कि पहले क्या होता था, लड़के का ही बायोडाटा देखा जाता था कि हाँ लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसके घर में लोग कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, नौकरी कैसी है, जमीन जायदाद कितनी है, संपत्ति कितनी है, कहाँ जॉब करता है, कितना पैसा कमाता है, ये सारी चीजें देखी जाती थी। लड़की का हाँ ठीक है, ठीक ठाक है, खाना पीना बना लेती है ना, हाँ बना लेती है, अरे ठीक है चलो। अब सिचुएशन चेंज है, तो लड़कियों को भी सतर्क रहना होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें, और ये अच्छी बात है कि आज के समय में लड़कियां भी ऊपर आ रही हैं। आज के समय में मतलब लड़कियां अब ये खाना पीना बनाना और घर संभालना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस लेवल तक पहुंच रही हैं जहां तक मतलब कि लड़के पहुंचने में भी नाकामयाब हैं। तो ये अच्छी बात है। जो भी लड़की हैं और हमारे लेक्चर को देख रही हैं, मतलब आप लोग ये समझिए कि आप लोग का भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि शादी करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास एक तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। आज के समय में सरकार जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रही है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कई जगह पर छूट भी दे रही है, जहाँ लड़कों को 95 लाने हैं वहाँ आप लोगों को 90 ही लाने हैं, आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके की आपको छूट भी मिल रही है, तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है ना। उसका फायदा उठाइए और मतलब ये जो हमारा समाज है जो कि पुरुष प्रधान समाज है, इसको खत्म कीजिए। ये आप ही लोग कर पाएंगे। हम जैसे लोगों की तो मदद रहेगी ही रहेगी, लेकिन इस पुरुष प्रधान को खत्म करने में के लिए आपको ही मेहनत करना होगा कि यहाँ पे जो लड़कियों को, औरतों को जो नीचा समझा जाता है, उसको अगर बदलना है तो आप ही लोगों को मेहनत करनी होगी। बात समझ गए ना। चलिए, समझ गए तो अच्छी बात है। ओके। तो कलर में चेंजमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग टेम्परेचर का चेंजमेंट, जैसे एक तो टेम्परेचर का चेंजमेंट देख ही चुके हैं, एक और देख लेते हैं। अच्छा एग्जांपल है, हम लोग जो खाना खाते हैं वहीं ले लेते हैं ना, चेंज इन टेम्परेचर। अरे खाना खाते हैं, और खाना खाते हैं तो भाई ग्लूकोज हम लोग अंदर लेते हैं। कोई भी खाना हम लोग के अंदर ग्लूकोज के फॉर्मेट में जाता है ना, और वो क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ मिक्सअप होता है, और उसके बाद एनर्जी बनती है हमारे अंदर। CO2 जो बनता है वो बाहर निकल जाता है, H2O बनता है वो शरीर में रहता है। तो वो रिएक्शन एक लोग आप लोग लिख सकते हैं कि C6H12O6 प्लस O2, ये है आपका ग्लूकोज। कोई भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है, ठीक है ना, अंदर जाके। और जो हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ वो खाना, कुछ भी आप खाओ, दाल चावल सब्जी और कुछ भी खाओगे ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है बॉडी के अंदर, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये CO2 बनता है, जो कि हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो बाहर फेंक देते हैं। और उसके बाद पानी बनता है, जो कि शरीर को जरूरत भी है। और उसके बाद एनर्जी बनती है, जिससे कि हमारा सारा सिस्टम चलता है। ठीक है। तो ये एनर्जी क्या है, टेम्परेचर है। पहले ग्लूकोज और ऑक्सीजन के पास एनर्जी नहीं थी, रिएक्टेंट शायद एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब एनर्जी बढ़ गई। आप समझ गए। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम लोग को पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी रात वो प्रोसेस हुई होती है, और अंदर एनर्जी बना होता है, गर्माहट अंदर होती है, और
तो इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि सुबह उठकर पहले पानी पिया कीजिए। और हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, अंदर तो गर्मी बनी ही है, सुबह उठकर हम लोग बहुत स्पेशल एक चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं और पी लेते हैं। भैया अंदर तो ऑटोमेटिकली आपकी गर्मी है, ऊपर से और गर्मी तुम ले रहे हो। हाँ, मतलब कितनी बेवकूफ़ी की बात है ये। तो सुबह चाय कॉफ़ी अगर आप लोग पीते होंगे तो मत पीजिएगा, ठीक है ना। सुबह जो है आपको ठंडा पानी चाहिए, जो आपको ठंडा पानी जो आपके सिस्टम को सही करे, जो आपके अंदर एनर्जी जो बनी हुई है, जो गर्माहट है उसको कम करे, इसके लिए आपको ठंडा पानी चाहिए। चलिए, तो चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल ये भी होता है कि जैसे हम लोग चूना, आप लोगों के घर में जो चूना होता है ना, ये आगे भी आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम होता है ना, तो क्विक लाइम इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, QUICK, क्विक लाइम, या सिर्फ लाइम भी बोलते हैं, सिर्फ चूना या तो ये चूना जो है, इसको क्या करते हैं, जब हम लोग खरीद कर लाते हैं बोरी, 5 kg 10 kg का लाते हैं और उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो देखिएगा अचानक से वो पूरा गर्म हो जाता है, अचानक से वो पूरा गर्म हो जाता है। फिर जब वो उसकी गर्माहट जब कम होती है ना, तब उसको हम लोग ले जाकर अपने दीवालों पर पुचारा करते हैं। तो यही जो होता है चूना, इसको जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद एनर्जी निकलती है। तो जब ये एनर्जी ठंडी हो जाती है, तब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे वॉल पे अपने क्या करते हैं, इसकी पेंटिंग डेंटिंग करते हैं। और जब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवालों पे पेंटिंग की जाती है, तो ये इन्वायरमेंट से CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये CaCO3 बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आगे मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल तो इतना छोड़ दीजिए अभी आप लोग, चलिए आगे बताया ही जाएगा इसको। तो यहां भी आप लोगों ने देखा टेम्परेचर में चेंजमेंट हुआ, पहले चूना था नॉर्मल था, पानी था नॉर्मल था, लेकिन अब क्या हुआ, प्रोडक्ट साइड में, अब रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में अब आपकी एनर्जी पैदा हो गई है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो टेम्परेचर में चेंजमेंट हो गया। अच्छा, मुझे कोई अभी ऐसा एग्जांपल नहीं नजर आ रहा या याद आ रहा जिसमें टेम्परेचर का डिक्रीज हो जाए, आएगा तो आगे मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। लास्ट है स्टेट में चेंजमेंट, चेंज इन स्टेट। तो स्टेट में चेंजमेंट कैसे होगा भाई बताइए। तो एक तो वही है, पहला वाला H2 के साथ O2 हमने मिला दिया, तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। H2 के साथ मैंने O2 मिला दिया तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये पहले जो था गैस था, ये भी गैस था, और अब जो है सो ये लिक्विड बन गया। तो ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को कंसिडर कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। स्टेट का चेंजमेंट अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई ना। मैं जरा टाइम देख लूं कितना ज्यादा टाइम हो गया, अगर ज्यादा हो गया हो तो मैं नेक्स्ट वाला नहीं अभी बताऊंगा। तो ये एक एक एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दे दिया ताकि एक एक एग्जाम्पल आप लोग समझ लें। काफी समय हो गया, 1 घंटे का लेक्चर हो गया ये, ठीक है। तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको सारे दे दिए ना, अब आप लोग समझ गए ना ये सब कुछ। तो जब समझ गए हैं तो अब किताब पढ़िएगा, पूरा यहां तक किताब पढ़िएगा आप लोग, और किताब पढ़ने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको मालूम है कि जो भी यहाँ पे दिक्कत होती है हम लोग उसको व्हाट्सएप पे भी, जब भी लाइव क्लास होती है वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं, 9798923012, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से आपको डिस्कस करके भेज दूंगा, या ज़रूरत होगी तो आपको लाइव क्लास में बुला के वहाँ आपकी डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। और यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग सीखेंगे, और उसके बाद बैलेंसिंग के ऊपर सवाल करेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फिर हम लोग क्या करेंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए फिर, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, बाय एवरीवन। और आप लोग अपना ख्याल रखें,
कोरोना अभी भी है, तो इस कोविड में सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भाई ख्याल रखिए। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। जय हिंद।